जी के मस्ती में फिर आपका एक बार स्वागत है। टी.एस. इलियट का जीवन परिचय आप देख चुके हैं। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं सुधीर के अरोरा बुक से, जल्दी जल्दी करते हैं। जीवन परिचय में इसके डिस्कशन के लिए जीवन परिचय बार बार देखें, बाकी क्वेश्चन देखिएगा। लिखा है पहला क्वेश्चन, व्हेन एंड फ्रॉम वेयर डिड इलियट्स एनेस्टर्स मिग्रेट टू अमेरिका। मतलब इलियट के पुरखे कब और कहाँ से अमेरिका को आए थे। तो इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन सही है। इलियट के पूर्वज जो थे वो 1668 में ईस्ट कोकर सॉमरसेटशायर इंग्लैंड से आए थे। कहाँ से आए थे? ईस्ट कोकर सॉमरसेटशायर से आए थे। समरसेट शायर से आए थे 1668 में, मिग्रेट अमेरिका में आके बस गए। अगला क्वेश्चन, इन 1900 इलियट ऑन ए गोल्ड मेडल फॉर। 1900 में एलियट ने गोल्ड मेडल जीता, किसके लिए? तो आंसर है लैटिन भाषा के लिए। नेक्स्ट है, इन विच यूनिवर्सिटी डिड इलियट परस्यू ए कोर्स ऑफ स्टडीज इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, द क्लासिक्स, जर्मन, फ्रेंच एंड इंग्लिश लिटरेचर। मतलब किस विश्वविद्यालय में इलियट ने एक कोर्स किया भाषा और साहित्य में। उसने क्लासिक्स सीखी, जर्मन सीखी, फ्रेंच सीखी और अंग्रेजी साहित्य भी सीखा। तो किस विश्वविद्यालय में इसने भाषा और साहित्य का ज्ञान लेने के लिए कोर्स किया, जिसमें उसने पौराणिक कथाएं सीखी, जर्मन सीखी, फ्रेंच और इंग्लिश लिटरेचर भी सीखा। तो ये विश्वविद्यालय था हार्वर्ड विश्वविद्यालय। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से इसने सब कुछ सीखा। अगला है, इलियट वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई हिज टू टीचर्स, वन ऑफ देम वाज जॉर्ज सेंटायम, द अदर। इलियट जो था वो काफ़ी प्रभावित था अपने दो अध्यापकों से। इलियट जो था अपने दो अध्यापकों से काफ़ी प्रभावित था, जिसमें एक का नाम जॉर्ज सेंटाइना था। क्या था? जॉर्ज सेंटाइना था। दूसरे अध्यापक का नाम बताना है। जॉर्ज सेंटाइना अगर पहला था तो दूसरा था इरविंग बेविट। क्या था? इरविंग बेविट। इरविंग बेविट और जॉर्ज सेंटाइना जो था, दो ऐसे अध्यापक थे जिनसे इलियट जो है बहुत प्रभावित थे। नेक्स्ट है, द रीडिंग ऑफ आर्थर शिमोन्स द सिम्बोलिस्ट मोमेंट इन लिटरेचर क्रिएटेड हिज इंटरेस्ट इन द पोट्री ऑफ। मतलब आर्थर सिमोन्स की सिम्बोलिस्ट मोमेंट पढ़ कर के साहित्य में एक नया इंटरेस्ट आया पोट्री का। तो वो कौन सा इंटरेस्ट आया? तो ये है लैफोर्ग्यू, ए फ्रेंच सिम्बोलिस्ट। ये जो था, ये क्या था? लैफोर्ग्यू ए फ्रेंच सिम्बोलिस्ट था, एक फ्रेंच सिम्बोलिस्ट था, जिसे पढ़ कर के जो था आर्थर सिमोन्स के सिम्बोलिस्ट मोमेंट लिटरेचर क्रिएटेड इज इंटरेस्टेड इन द पोट्री। मतलब कविता में आर्थर सिमोन्स का सिम्बोलिस्ट मोमेंट ने साहित्य में जो है, लॉरफेग्यू एक फ्रेंच सिम्बोलिस्ट था, उसको उसने क्रिएट किया। आगे है, व्हेन डिड इलियट गेट हिज डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन की डिग्री तब कब इलियट ने ग्रहण की? तो कब पाई इलियट ने ग्रेजुएशन? तो ग्रेजुएशन इलियट ने किया था 1910 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से, जिसमें उसने लैटिन, फ्रांच ये सब भाषाएं सीखी थी। अगला लिखा है, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स नॉट विद ए बैंग बट ए विम्पर। ये लाइनें किसकी हैं? दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, इस रास्ते से संसार खत्म नहीं होता है। नॉट विद ए बैंग बट ए हिम्पर, बैंक की तरह नहीं बल्कि हिम्पर। तो ये आई है लाइन दी हालो मैन से। किससे आई है? दी हालो मैन। आप लोग बताएं, दी हालो मैन हमारा पहला वीडियो देखिए और बताइए ये कब लिखी गई, किस सन में। नेक्स्ट है, वेयर डू दीज लाइन अफेयर्स। वेयर डू दीज लाइन्स अपियर, ये लाइनें कहाँ हैं? टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट। टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट आर बोथ contained in time future. Time present and time past and both contained in time future and time future contained in time past and time future contained in time past। यानी वर्तमान का समय और
भूतकाल का समय, दोनों जो हैं कॉन्टेंड हैं भविष्य में, और भविष्य का समय पास्ट पर कॉन्टेंड है। तो ये जो लाइनें हैं ये हैं 4 क्वार्टर्स, ये इनकी अंतिम रचना है। 4 क्वार्टर्स, क्वार्टेट्स, 4 क्वार्टेट्स की रचना है। टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट आर बोथ कॉन्टेंड इन टाइम फ्यूचर एंड टाइम फ्यूचर कॉन्टेंड इन टाइम पास्ट। अगला क्वेश्चन है, आई हैव गिवन यू पावर ऑफ चॉइस एंड यू ओनली अल्टरनेट। मैंने तुम्हें शक्ति दिया है चॉइस का और तुम केवल अल्टरनेट बदल सकते हो बिटवीन फ्यूटल स्पेक्यूलेशन एंड अनकॉन्सिडरेटेड एक्टिंग। बिटवीन फ्यूटिल स्पेक्यूलेशन एंड अनकॉन्सिडर्ड एक्टिंग फ्रॉम विच ड्रामा हैव दीज लाइन्स। मतलब किस ड्रामा की ये लाइनें हैं। आई हैव गिवन यू पावर ऑफ चॉइस एंड यू ओनली अल्टरनेट, मतलब मैंने तुम्हें चॉइस का पावर दिया है लेकिन तुम सिर्फ बदल सकते हो, किसके किसके मध्य में चुन सकते हो, फ्यूटिल स्पेक्यूलेशन और अनकॉन्सिडर्ड एक्टिंग। तो ये लाइन है द रॉक ड्रामा की, किसकी, द रॉक ड्रामा की। एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, द क्रिकेट नो रिलीफ। मरे हुए वृक्ष कोई शेल्टर नहीं देते और क्रिकेट जो है कोई रिलीफ नहीं देता। एंड ड्राई स्टोन्स, और सूखे स्टोन्स नो साउंड ऑफ वाटर, पानी की आवाज़ नहीं देते सूखे हुए पत्थर। कितनी अच्छी लाइन है। एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर एंड द क्रिकेट नो रिलीफ एंड ड्राई स्टोन्स नो साउंड ऑफ वाटर। तो ये लाइनें जो हैं वेस्टलैंड से हैं। किससे हैं, वेस्टलैंड से। अगला है, ओ दी मून सोन ब्राइट ऑन मिस्टर पॉर्टर, ओ दी मून सोन ब्राइट ऑन मिस्टर पॉर्टर एंड ऑन हर डॉटर दे वॉश देयर फ्लीट इन सोडा वाटर। किसकी ये लाइन है, ओ दी मून सोन ब्राइट ऑन मिसेस पॉर्टर, अरे चंद्रमा चमको अधिक मिसेस पॉर्टर के ऊपर, एंड हर डॉटर, उसकी पुत्री के ऊपर चमको, दे वॉश, क्योंकि वो धोते हैं अपने पैर इन सोडा वाटर में। अरे चंद्रमा मिसेस पॉर्टर उनकी पुत्री पर खूब कस के चमको क्योंकि वो अपने पैर और धोते हैं, किसमें दोनों वो अपने पैर धोते हैं, सोडा वाटर में। तो ये लाइनें हैं दी वेस्ट लैंड की, किसकी हैं, दी वेस्ट लैंड की। अगले लिखा है टीनेट्स ऑफ द हाउस। अगली लाइनें देखिएगा, टीनेट्स ऑफ द हाउस, थॉट्स ऑफ ए ड्राई ब्रेन इन ए ड्राई सीजन। टीनेट्स ऑफ द हाउस, थॉट्स ऑफ ए ड्राई ब्रेन इन ए ड्राई सीजन। ये लाइनें किसकी हैं, आर दी टू लास्ट लाइन है। किसकी लास्ट लाइन है, टीनेट्स ऑफ द हाउस, घर का टीनेट्स और विचार सूखे दिमाग के, इन ड्राई सीजन में, मतलब सूखे मौसम में सूखे दिमाग के विचार, टीनेट्स ऑफ हाउस। मतलब क्या, टीनेट्स ऑफ हाउस, घर का टीनेट्स और सूखे मौसम में सूखे दिमाग के विचार। ये लाइनें लास्ट लाइनें हैं दो, किसकी हैं, तो ये लाइनें हैं जीरोनसन की। किसकी, जीरोनसन की। ना हेलोमेन की है ना वेस्टलैंड की हैं, ये लाइनें हैं जीरोनसन की। अगला है, हु इंजर्ड हिज ओन रेपुटेशन बाई कॉलिंग इलियट ए माइनर पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। कौन घायल हो गया था, कौन घायल करता है अपना रेपुटेशन बाई कॉलिंग इलियट। इलियट को माइनर पोएट, 20वीं शताब्दी का माइनर पोएट कहते हुए अपनी रेपुटेशन को घायल करता है। वो कौन कवि है, तो वो है डेविड डचेस। उसने इलियट को जो है माइनर पोएट कहा है 20वीं शताब्दी का इलियट को, जिससे उसका स्वयं का रेपुटेशन इंजर्ड हुआ है। अगला है, हु डिक्लेयर्स हिमसेल्फ, किसने स्वयं के बारे में ये घोषणा की थी कि एक क्लासिस्ट इन लिटरेचर, साहित्य में एक क्लासिस्ट, और ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और साहित्य में एक क्लासिस्ट और राजनीति में रॉयलिस्ट, एंड एन एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, और धर्म में एंग्लो कैथोलिक, यही बेस्ट है। मतलब साहित्य में क्लासिस्ट, राजनीति में रॉयलिस्ट और धर्म में एंग्लो कैथोलिक महान होता है। ये किसने कहा था, ये कहा था टी.एस. इलियट ने। अगला है, इंग्लिश पोट्री वुड हैव हैड नो फ्यूचर विदाउट द इनवैल्यूएबल वर्क डन बाय इलियट। अंग्रेजी साहित्य कुछ नहीं होगा भविष्य, अंग्रेजी साहित्य का कुछ भी भविष्य नहीं होगा बिना इलियट के द्वारा जो लिखे गए अनमोल
कृतियों के सिवा, मतलब इलियट के द्वारा लिखी गई इनवैल्यूएबल वर्क के बिना अंग्रेजी कविता जो है वो कुछ भी भविष्य में नहीं हो, कोई उसका भविष्य नहीं होगा। ये किसने कहा? ये कहा फ्रैंक करमोड ने कहा है कि अंग्रेजी कविता का कोई भविष्य नहीं होगा इलियट के कार्यों के बिना। जो इलियट ने कविताएं लिखी हैं, अनमोल कार्य लिखे हैं, उनके बगैर कुछ भी भविष्य नहीं होगा अंग्रेजी कविता का। अगला है, इलियट डोमिनेटेड द लिटरेरी सीन एंड केम टू बी नोन एज द। इलियट डोमिनेटेड द लिटरेरी सीन। इलियट जो है लिटरेरी सीन डोमिनेटेड करता है और लाता है जानकर एज पोप ऑफ रसेल स्क्वायर। किसके तौर पर जाना जाता है? पोप ऑफ रसेल स्क्वायर के रूप में जाना जाता है। इलियट डोमिनेटेड द लिटरेरी सीन्स। अगला है, द लैम्प स्पटर्ड, द लैम्प मटर्ड इन द डार्क, द लैम्प हैमेट। ये म्यूजिकल लाइंस अपीयर इन द पोएम। किस पोएम की हैं? द लैम्प स्पटर्ड, द लैम्प मटर्ड इन द डार्क, द लैम्प हैमेट। ये लाइनें हैं हैप्सोडी। किसकी हैं? हैप्सोडी की। RHAPSODY, हैप्सोडी। अगला है, जीरोनसन। जीरोनसन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जीरोन विच मीन्स। जीरोनसन एक इनकी जो रचना है वो जीरोनसन शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड जीरोन से आया है, GERON से आया है जीरोनसन शब्द। तो इसका क्या अर्थ होता है? तो जीरोन का अर्थ होता है ओल्ड मैन। क्या होता है? ओल्ड मैन। आगे है, एपिग्राफ ऑफ द पोएम जीरोनसन इज फ्रॉम वन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। मतलब एक पोएम एपिग्राफ जो कविता जीरोनसन है उसका एपिग्राफ जो है वो शेक्सपियर के एक नाटक से लिया गया है। शेक्सपियर ने जो नाटक लिखा है उस नाटक से उसका जो जीरोनसन पोएम है उसका एपिग्राफ है जो शेक्सपियर के नाटकों से लिया गया है। तो कौन सा नाटक है? तो मेजर फॉर मेजर जो है उस नाटक से जीरोनसन कविता का एपिग्राफ लिया गया है। अगला 21 क्वेश्चन, इन द टाइटल Shuinwe among the nightingales, the word nightingales is used as slang which means। जो इनकी कविता है शुइने among the nightingales, शुइने among the nightingales, उसमें नाइटिंगल्स का प्रयोग किया गया है स्लैंग के लिए। तो उसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है प्रोस्टिट्यूट्स। अगला है, टायरसियस इन दी वेस्टलैंड। वेस्टलैंड में टायरसियस क्या है? तो टायरसियस है बाईसेक्सुअल। टायरसियस क्या है? बाईसेक्सुअल है। टायरसियस जो है बाईसेक्सुअल है। अगला है, विच फॉर्म हैज़ बीन यूज्ड बाय इलियट इन वेस्टलैंड। कौन सा फॉर्म यूज किया गया है इलियट के द्वारा वेस्टलैंड में? तो इलियट के द्वारा यूज किया गया है फ्री वर्स यूज किया गया है वेस्टलैंड में। कौन सा? फ्री वर्स। अगला है, व्हाट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन द प्ले ऑफ इलियट। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इलियट के नाटकों में कौन है? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो चॉइस है। कौन सा ड्रामा सबसे महत्वपूर्ण है? प्ले चॉइस। नेक्स्ट है, हैरी एमी एगथा। हैरी एमी एगथा मैरी ये पात्र हैं। कौन से? हैरी HARRY हैरी, AMY हैमी, एमी, एगथा AGATH एगथा, मैरी ये किस नाटक के पात्र हैं? तो ये पात्र हैं द फैमिली रिन्यून से। द फैमिली रिन्यून से REUNION द फैमिली रिन्यून से ये पात्र हैं हैरी, एमी, एगथा, मैरी। द फैमिली रिन्यून से आई हैं। अगला है, द टू रेस्ट इन आवर ओन सफरिंग। टू रेस्ट इन आवर ओन सफरिंग इज एवेशन ऑफ सफरिंग, वी मस्ट लर्न टू सफ़र। हैं? टू रेस्ट इन आवर ओन सफरिंग मतलब विश्राम करना हमारे संघर्षों में। इज इवेशन ऑफ सफरिंग, सफरिंग का इवेशन होगा, कटाव होगा। मतलब हमारे संघर्ष के दिनों में आराम करना संघर्ष का इवेशन होगा। वी मस्ट लर्न, हमें याद अवश्य रखना चाहिए और अधिक संघर्ष के लिए। तो ये लाइनें जो हैं एगथा इन दी फैमिली रिन्यून जो उनकी ये कहा है, किसने कहा है? एगथा ने कहा है फैमिली रिन्यून में। फैमिली रिन्यून जो है इनका जो नाटक है उसमें एगथा नामक पात्र ने कहा है कि हमें
अपने संघर्षों में आराम करना संघर्षों से थोड़ा राहत देता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि संघर्ष अभी भी और हैं। आगे लिखा है आई डू नॉट नो वेरी मच, मैं अधिक नहीं जानता, एंड एज आई गेट ओल्डर, और मैंने अपने को ओल्डर पाया हूँ, आई एम कमिंग टू थिंक, मैं आ रहा हूँ सोचने पर, ये सोच रहा हूँ, हाउ लिटिल आई हैव एवर नोन, कि मैं कितना कम जानता हूँ, दीज लाइन्स आर अटर्ड, ये किसके द्वारा लाइनें कही गई? तो ये लाइनें एमी द्वारा कही गई हैं, फैमिली रियूनियन के द्वारा। मतलब मैं बहुत कम जानता हूँ और मैं बहुत ओल्डर हो चुका हूँ, और मैं इस विचार पर आ रहा हूँ कि मैं बहुत कम जान पाया हूँ, कभी भी बहुत कम जान पाया हूँ। ये लाइनें एमी ने कही हैं द फैमिली रियूनियन से। अगला क्वेश्चन 28, लव कॉम्पेल्स क्रूअल्टी, प्रेम जो है वो निर्दयता पर जोर देता है। लव कॉम्पेल्स क्रूअल्टी, प्रेम जो है क्रूअल्टी पर जोर देता है, टू दोज, उनके लिए जो नहीं समझ, हु डू नॉट अंडरस्टैंड लव, जो प्रेम को नहीं समझते हैं, उनके लिए प्रेम जो है निर्दयता पर जोर देता है। ये लाइनें जो हैं वो कही गई हैं दी फैमिली रिन्यून में कही गई हैं। अगला है एमी कॉम्प्लेन्स एंड एक्यूजेज हर सिस्टर एगाथा सेइंग, एमी जो है कंप्लेन करता है, शिकायत करता है, और दोषी ठहराते हुए एगाथा, उसकी जो सिस्टर है, अपनी सिस्टर एगाथा को दोषी ठहराते हुए और शिकायत करते हुए कहता है 35 ईयर्स एगो, यानी 35 साल पहले, यू टूक माई हस्बैंड फ्रॉम मी, तुमने मेरे पति को मुझसे छीन लिया था, एंड नाउ यू टेक माई सन, और अब तुम मेरे पुत्र को ले रही हो। तो वेयर डू दीज टू सिस्टर्स अपीयर, ये दोनों बहनें किस में दिखाई देती हैं? दी फैमिली रिन्यून में। ये लाइनें किसने कही थी कि 35 साल पहले तुमने मेरे पुत्र को छीन लिया था? एमी अपनी सिस्टर एगाथा से कहती है कि 35 साल पहले तुमने मेरे पुत्र को छीन लिया है, और अब तुम मेरे पुत्र को ले रही हो, पति को छीन लिया था और अब तुम मेरे पुत्र को ले रही हो। तो ये फैमिली रिन्यून की लाइनें हैं। हु हैज यूज्ड द ग्रीक ओरेस्ट्स मिथ एंड द ग्रीक कॉन्सेप्शन ऑफ फ्यूरीज एज द बेसिस ऑफ हिज प्ले द फैमिली रिन्यून, कौन जो है ग्रीक ओरेस्टर की कथा प्रयोग करता है और ग्रीक विचारधारा कंसेप्शन, मतलब फ्यूरीज का ग्रीक कंसेप्शन अपने नाटक की बुनियाद बनाता है। और नाटक कौन सा? दी फैमिली रिन्यून, मतलब ग्रीक ओरेस्टर की कथा और ग्रीक अवधारणा, फ्यूरीज की ग्रीक अवधारणा के आधार अपने नाटक फैमिली रिन्यून को कौन बनाता है? तो टी.एस. इलियट। अगला है फैमिली रिन्यून इज, कैसा ये नाटक है? तो ये नाटक है पोइटिक प्ले है, फैमिली रिन्यून जो है पोइटिक प्ले है। अगला है दी मर्डर इन कैथेड्रल रिफर्स टू द मर्डर ऑफ द आर्कबिशप हु इज ही, मतलब इनका जो नाटक है द मर्डर इन कैथेड्रल, किसके मर्डर आर्कियोबिशप के मर्डर की कहानी है। तो आर्किबिशप जो है वो कौन है? तो आर्किबिशप जो है वो थॉमस बेकेट ऑफ कैंटरबरी है, थॉमस बेकेट ऑफ कैंटसबरी है। कौन? आर्कबिशप जो है उसके कहानी है, उसकी हत्या की कहानी है मर्डर इन कैथेड्रल में। तो आर्कबिशप जो है वो कौन है? वो है थॉमस बेकेट ऑफ कैंटरबरी। अगला है दी 4 नाइट्स एंड दी 4 टेम्पटर्स अपीयर इन, मतलब 4 सरदार और 4 टेम्पटर्स किसमें दिखाई देते हैं? तो वो दिखाई देते हैं मर्डर इन दी कैथेड्रल, मतलब 4 सरदार और 4 लालची दिखाई देते हैं दी मर्डर ऑफ इन कैथेड्रल। अगला है डिस्टिनी वेट्स इन दी हैंड्स ऑफ गॉड नॉट इन दी हैंड्स ऑफ स्टेट्समैन, भाग्य जो है, डिस्टिनी जो है, प्रतीक्षा करता है ईश्वर के हाथों में, ना कि वक्ताओं के हाथों में। ये लाइन जो है कौन कहता है? तो ये लाइन कहता है दी कोरस लाइन कहता है कि डिस्टिनी जो है ईश्वर के हाथों में प्रतीक्षा करता है, ना कि वक्ताओं के, विद्वानों के हाथों में। आगे दैट एक्शन इज सफरिंग एंड सफरिंग इज एक्शन, नाइदर डैज द एजेंट सफ़र नॉर द पेशेंट एक्ट, मतलब वह कार्य संघर्ष कर रहा है
और सफरिंग एक्शन है, मतलब वह कार्य सफरिंग है और सफरिंग ये एक्शन है। ना तो एजेंट सफ़र करता है और ना ही पेशेंट एक्ट करता है, मतलब ना तो एजेंट जो है सफ़र करता है ना तो पेशेंट एक्ट करता है। तो ये लाइनें कही हैं, दी कोरस ने ही कही हैं। अगला है मार्टेरडम इज दी थीम ऑफ, मतलब मार्टेयरडम किस नाटक की थीम है? तो नाटक है मर्डर इन दी कैथेड्रल। मार्टेरडम इज द थीम ऑफ मर्डर इन दी कैथेड्रल। देशभक्ति जो है वो मर्डर इन दी कैथेड्रल की थीम है, प्लॉट नाटक। अगला है द प्लॉट ऑफ द कॉकटेल पार्टी इज मेड अप ऑफ 2 स्टोरीज। प्लॉट ऑफ मतलब द कॉकटेल पार्टी के प्लॉट जो हैं वो 2 कहानियों से मिलकर बने हैं। हु इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी टू, मतलब उनके दोनों के बीच में क्या कनेक्टिंग है? तो वो कनेक्टिंग है सर हेनरी हारकोर्ट रेली। सर हेनरी हारकोर्ट रेली किसके मध्य में? जो एक नाटक है द कॉकटेल पार्टी में 2 स्टोरीज से मिलकर बना है, तो उसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है सर हेनरी हारकोर्ट रेली। अगला है इन विच पोएटिक प्ले ऑफ इलियट इज देयर नो कोरस आर नो घोस्ट, मतलब किस पोएटिक प्ले में इलियट के ना कोई कोरस है ना कोई घोस्ट है? तो नाटक का नाम है द कॉकटेल पार्टी, जिसमें ना कोई कोरस है ना कोई घोस्ट है। अगला है टू पीपल हु नो दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर। 2 लोग जो नहीं जानते एक दूसरे को। ब्रीडिंग चिल्ड्रेन होम दे डू नॉट अंडरस्टैंड एंड हु विल नेवर अंडरस्टैंड देम। और ब्रीडिंग चिल्ड्रेन जो जिन्हें वो नहीं जानते और वो भी कभी नहीं जान पाएंगे उन्हें। तो ये लाइनें जो हैं वो कॉकटेल पार्टी की हैं। 2 लोग जो नहीं जानते एक दूसरे को और जो ब्रीडिंग चिल्ड्रेन वो नहीं जान पाएंगे उन्हें, एंड हु विल नेवर अंडरस्टैंड, और कौन जान पाएगा कभी इन्हें। ये कॉकटेल पार्टी की लाइन है। अगला है एडवर्ड लेविनिया, एडवर्ड, पीटर क्ल्यूप, सीलिया, कॉलस्टोन, जूलिया, एलेक्स और गार्जियंस ये किस में दिखाई देते हैं? ये पात्रों के नाम हैं। एडवर्ड लेविनिया, पीटर क्यूल्पे, सीलिया, कोपलेस्टोन, जूलिया, एलेक्स और गार्जियंस ये किस में दिखाई देते हैं? ये कॉकटेल पार्टी में दिखाई देते हैं। द प्लॉट ऑफ द कॉकटेल पार्टी इज बेस्ड ऑन, मतलब कॉकटेल पार्टी का प्लॉट जो है किस पर आधारित है? तो ये आधारित है एल्सेस्टिस बाई यूरिपिड्स, मतलब यूरिपाइड्स के द्वारा लिखा हुआ एल्सेस्टिस पर आधारित है द कॉकटेल पार्टी का प्लॉट। एल्सेस्टिस पर आधारित है जो यूरिपिड्स के द्वारा लिखा गया है। अगला है इलियट का वेस्ट लैंड डेडिकेट है किसको? इजरा पाउंड को। बहुत सिंपल है। विच पोएम वाज रिटन ड्यूरिंग द ऑटम ऑफ, कौन सी कविता जो है लिखी गई 1921 के बसंत ऋतु में? कौन सी कविता 1921 के बसंत ऋतु में लिखी गई? लाओसेन में। कहाँ लिखी गई? लाओसेन, स्विट्जरलैंड में लिखी गई और पहले प्रकाशित हुई सीरियल फॉर्म इन दी क्रिटेरियन इन अक्टूबर एंड नवंबर 1922। और पहले अक्टूबर और नवंबर 1922 में सीरियल के रूप में प्रकाशित हुई। और किसमें सीरियल? द क्रिटेरियन, मतलब क्रिटेरियन इनका जो ग्रंथ था उसमें प्रकाशित हुई सीरियल के रूप में 1921 के बसंत ऋतु में लाओसेनी और स्विट्जरलैंड में लिखी गई। अक्टूबर नवंबर में 1922 में सीरियल के रूप में प्रसिद्ध हुई क्रिटेरियन में। तो कौन सी वो कविता है? तो वो कविता है दी वेस्टलैंड। आगे इलियट हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन दी इम्पर्सनालिटी। इलियट जो है एक्सप्रेस करते हैं अपने दृष्टिकोण इम्पर्सनालिटी पर, पोट्री की इम्पर्सनालिटी पर अपने विचार जो है एक्सप्रेस करते हैं। और पोइटिक प्रोसेस इन हिज एसे इंटाइटल, मतलब पोइटिक प्रोसेस और कविता पर अपने इम्पर्सनालिटी विचार जो हैं व्यू दृष्टिकोण एक्सप्रेस करते हैं। तो जिसमें ये विचार मतलब कविता
और पोइटिक प्रोसेस की इम्पर्सनालिटी पर अपने व्यू जिसमें देते हैं, उस निबंध का नाम क्या है? तो उस निबंध का नाम है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, 1919 में जो प्रकाशित हुआ। तो 45 तक क्वेश्चन आंसर हो गए, आगे क्वेश्चन आंसर बाद में बताएंगे, नेक्स्ट पार्ट में होंगे। अगला पार्ट देखने के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग।